हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि इस समय हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज कर रहे हैं। उसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने देखा होगा। ना देखा हो तो ऊपर आपका लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो ये है कि अगर पति और उसके घर वाले, मतलब पत्नी के ससुराल वाले, किसी भी कारण से, चाहे दहेज का हो, चाहे ईगो क्लैश हो, या किसी भी और कारण से अगर पत्नी को मारते हैं, प्रताड़ना करते हैं, ताने देते हैं, उलाहना देते हैं, किसी भी तरीके का क्रूअल्टी कारित करते हैं, तो पत्नी के पास कौन सी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं जिनको अवेल करके वो अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक कर सकती है, जो उसके ऊपर क्रूअल्टी हो रही है उसको ठीक कर सकती है, उसको सुधार सकती है, अपना जीवन सुखमय बना सकती है। और अगर कानून की कहीं रिक्वायरमेंट है उसके दाम्पत्य जीवन को सुकूनमय बनाने के लिए, तो वो किस तरीके से उसका यूज करके अपने ससुराल वालों को क्रूअल्टी करने से रोक सकते। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से एक पति है जिसका नाम ए है और वाइफ है जिसका नाम बी है। तो पत्नी की शादी हुई, पत्नी अपने जो बी है वो अपने ससुराल आई। ससुराल आने के बाद ज्यादातर पत्नियों की ये कंप्लेन होती है कि भाई हमारी जो सास है वो ये कहकर मुझे उलाहना देती हैं कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया। कई बार ये बात सत्य होती है, कई बार ये बात झूठ होती है। आज हम उन केस को डिस्कस कर रहे हैं जिस पर ये बात को सत्य माना गया है। मतलब ये सच होता है कि सास जो है, जो ससुराल वाले हैं, वो इस बात को लेकर पत्नी को उलाहना देते हैं कि भाई तुम्हारे यहां से दहेज कमाया। अब कई बार ये बहुत मॉडरेट लेवल पर होता है, पत्नी को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कुछ पत्नियां समझदार भी होती हैं, कुछ जो बहुएं हैं, नई बहुएं आई हैं, वो समझदार होती हैं, वो इस चीज़ को आई गई कर देती हैं, बातों को उड़ा देती हैं, बहुत ध्यान नहीं देती हैं। कई बार उन अपने घर वालों से डिस्कस करती हैं, घर वाले भी यही सलाह देते हैं कि अरे अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। कई मामलों में धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है, जैसा कि देखा गया है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि धीरे धीरे पत्नी एडजस्ट करना सीख लेती है, मजबूरी में सीखती है, करना पड़ जाता है, शादी को निभाने के लिए करना पड़ता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट देखा यही गया है कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो नहीं एडजस्ट कर पाती हैं या फिर इतनी ज्यादा प्रताड़ना बढ़ जाती है कि एडजस्ट करने का लेवल खत्म हो जाता है। अब उन केसेस में जहां सच में क्रूअल्टी बहुत ज्यादा कारित हो रही है और बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जिसमें पत्नियों को मारा जा रहा है, पत्नियों को खाना नहीं दिया जा रहा है, या उनके ऊपर मेंटल क्रूअल्टी करी जा रही है, हरासमेंट किया जा रहा है, जानबूझकर उनको बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो दहेज कम लाई है। या इसका और भी एक कारण हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। वाइफ कुछ बातों में ऐसी बात कह रही है जिससे पति का ईगो हर्ट हो रहा है, या पति का ईगो ही इतना ज्यादा है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि अपनी वाइफ से मुझे इतना ईगो नहीं दिखाना है, और वो अपनी वाइफ को मार रहा है, परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, या प्रताड़ना कर रहा है, या गलत बातें कर रहा है, मतलब कि वो खुश नहीं है। कई बार देखा गया है कि पत्नियां काफी कुछ सहती हैं और फिर भी प्रसन्न रहती हैं। वो एडजस्टिंग मोड में होती हैं कि नहीं, मुझे अपनी शादी को निभाना है। कई बार देखा यह गया है कि पत्नियां एडजस्टिंग मोड में होने के बावजूद इतना ज्यादा क्रूअल्टी बढ़ जाती है, इतनी प्रताड़ना बढ़ जाती है कि उनका एडजस्टमेंट लेवल समाप्त हो जाता है। और कई बार देखा यह गया है कि इतना ज्यादा क्रूअल्टी हो रही है कि एडजस्टमेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, मारना पीटना हो रहा है, सर में चोट लग रही है, हाथ में चोट लग रही है, पैर में चोट लग रही है। उस केस में तो एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर पत्नियों के साथ इस तरह की घटना कारित हो रही है तो पत्नी क्या करे, आज उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है
पत्नियों को कोई भी स्टेप लेने से पहले ऐसा तो होता नहीं कि पहली ही बार कुछ हुआ और आपने जाकर सीधे उसको थाने में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, एफआईआर करानी शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कई बार रिपीटेड घटनाएं हो रही हैं, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो पत्नियों को एक सवाल सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि जो भी कदम मैं उठाने जा रही हूँ, क्या उसको उठाने के बाद मेरी शादी रहेगी या खत्म हो जाएगी? मुझे इस शादी में वापस लौटना है या मुझे इस शादी को खत्म करना है? क्योंकि आगे आने वाले सारे स्टेप्स आपको इन दोनों रास्तों पर चल कर लेने हैं। ये दो रास्ते हैं। कई बार हमारे कदम उठाने के बाद हम ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं कि हम वापस नहीं आ सकते। वहां पर शादियां खत्म ही होती हैं, तलाक ही होता है और ऑब्वियसली तलाक से किसी की जिंदगी बसती नहीं है, जिंदगियां खराब होती हैं। कई बार ये तर्क आ सकता है कि नहीं, इतनी ज्यादा हमको वहां पर ताड़ना मिल रही थी कि अब तो हम कम से कम सुखी हैं, मार तो नहीं खा रहे हैं। ये तो बहुत कम केसेस में होता है और वो जेन्युइन केसेस की मैं बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पत्नियों को मारा पीटा जा रहा है और वो ये डिसाइड कर रही हैं कि अब मुझे एक्शन लेना है। जहां सच में प्रताड़ना हो रही है वहां तो एक्शन लेना ही है और उनकी बात हम लोग आगे करेंगे वीडियो में। तो ये डिसाइड कर लिया आपने। अब आपको अगर मारा है आपके हस्बैंड ने, ससुराल वालों ने, किसी भी कारण से, चाहे ईगो क्लैश हो, चाहे दहेज के लिए हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो घर में जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपको हाथ उठाया, मारा पीटा, किसी भी तरीके की क्रूअल्टी करी, तो उस केस में आप सबसे पहले 112 नंबर मिलाएं। आप पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाने के बाद आप, अगर आपको चोट लगी है तो आप तुरंत पुलिस को ये बात कहें कि भाई देखिए मुझे चोट लगी है, चलकर मेरा सबसे पहले मेडिकल कराइए। मेडिकल जब हो जाता है तो आपका केस बहुत पुख्ता हो जाता है। बहुत बार ये कहते सुना गया है कि हमको तो मार भी पड़ी, हम प्रताड़ित भी हुए, हमारे तरफ क्रूअल्टी भी हुई और हमको घर से भगा भी दिया, परंतु हमने केस किया और कुछ भी नहीं हुआ। उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रोच को ठीक करना जरूरी है और अप्रोच ये जरूरी है कि आपको अगर चोट लगी है तो उसे ऐसे ही ना जाने दें, उसका मेडिकल जरूर कराएं। मेडिकल से आपके जो भी आप एफआईआर कराने जा रही हो, कंप्लेन लिखाने जा रहे हो, उसको बल मिलता है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे किस रास्ते पर चलना है, मतलब इस शादी का अंत है या मुझे इस शादी में अभी कुछ चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं, मैं समझाऊंगी बुझाऊंगी तो ये मान जाएंगे, तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी भी शादी में ऐसे चांसेस बचे हैं कि उसको बचाया जा सके। लेकिन क्रूअल्टी हो रही है तो स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप चीजें ठीक होंगी या हम एडजस्टिंग मोड में हैं। उन केसेस की बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें एडजस्टिंग मोड का लेवल ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी शादी को बचाने का हमारी मंशा है और हम शादी को बचा सकते हैं। तो अब वो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम शादी बचा सकते हैं। तो किसी भी स्टेप को उठाने से पहले सबसे पहले ये करना है कि आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करें। अगर हस्बैंड ही क्रूअल्टी कर रहे हैं तो उनसे बात करें, उनको समझाएं कि देखिए मैं आपके ही लिए पूरा घर अपना छोड़कर आई हूँ, आपसे मेरी शादी हुई है, आपकी जो जिम्मेदारी है कम से कम उसको आप प्लीज निभाएं और मुझ पर ऐसी जो क्रूअल्टी की जा रही है उसको आप ना करें, क्योंकि कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हाथ उठाया जाए, मारा जाए। तो कोशिश कर बात करके इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं ही किसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तब फिर एक ही रास्ता है, पुलिस की मदद लेने का। पुलिस की मदद हम 112 नंबर मिलाकर ले सकते हैं। अब 112 नंबर मिलाने के साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि अपने घर वालों को भी तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी बात को दबाने का प्रयास किया जा सकता है, आपके साथ और ज्यादा प्रताड़ना भी की जा सकती है। इसलिए अपने घर वालों को जरूर इन्फॉर्म कर दें। आपके घर वाले आकर उस क्रूअल्टी को कम से कम बचा सकते हैं जो आगे आपके साथ हो सकती है। अब जब आपने मेडिकल करवा लिया है तो आपको एफआईआर करानी है। कई बार एफआईआर पहले भी हो जाती है, मेडिकल पुलिस बाद में कराने जाती है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस भी तरीके के हालात हों
कई बार चोट इतनी तेज लग जाती है कि एफआईआर लिखाने का समय नहीं होता है और सबसे पहले मेडिकल एड की जरूरत होती है। तो उस केस में तो मेडिकल ही सबसे पहले होगा। परंतु जिन केसेस में चोट लगी है बट इतनी ज्यादा नहीं है तो पुलिस आपको थाने ले जाती है। जब आप 112 नंबर मिलाते हैं, वो आते हैं, वो आपको थाने ले जाते हैं, आपकी एफआईआर लिखते हैं और उसके बाद आपका मेडिकल करवाते हैं। अब चूंकि इस समय हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर दोनों कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। अभी एक पार्ट बना रहे हैं, इसके बाद जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा तो सेकंड पार्ट बनाएंगे, ये डिस्कस करते हुए कि जब ये संभावना ही नहीं है कि अब शादी बच सकती है, ऐसा अपराध ही कर दिया है पति ने या ससुराल वालों ने कि अब उसकी कोई माफी नहीं रह गई है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि शादी में अभी भी बचने की संभावना है शादी की, तो हमें एफआईआर करानी है, क्योंकि अगर आप एफआईआर नहीं कराओगे तो मारपीट जारी रहेगी और मारपीट नहीं रुकेगी। मारपीट आपसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति ही रोक सकता है और आपसे ज्यादा ताकत पुलिस में है। तो आपने अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, मेडिकल करवा लिया, एफआईआर करवा दी। इसके बाद आप अपने मायके अगर चली गई हैं अपने घर वालों के साथ, ऑब्वियसली अगर कोई मारपीट इतनी ज्यादा कर रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो आप अपने मायके ही जाओगे। लेकिन उस केस में देखिए, हमेशा ये अंतरात्मा हमारी जरूर बताती रहती है कि क्या सच में चीजें ठीक हो सकती हैं या नहीं। तो अगर सच में चीजें ठीक होने वाली लग रही हैं तो आपने एफआईआर जरूर करा दी है, लेकिन फिर भी आपके पास अब भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस करने की अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स लीगल टर्म है। इसका मतलब यह होता है कि उस केस में जिसमें पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है या आप ही ने किसी इतनी बड़ी प्रताड़ना से बचने के लिए घर को छोड़ दिया है, तो आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती हैं, ये प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति को ऐसी ऐसी ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद उन्होंने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है, या सही बात लिखनी है, मैंने घर छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी प्रताड़ना कारित की जा रही थी मेरे ऊपर। तो मेरे पति को और ससुराल वालों को यह आदेशित किया जाए कि वो आए, मुझे लेकर जाएं और सकुशल मुझे अपने ससुराल में रहने दें। अब इसमें ये बहुत जरूरी है बताना कि आपको कोर्ट को ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मुकदमा दाखिल कर रही हैं। जब ये मुकदमा दाखिल हो जाएगा, कोर्ट आपके ससुराल पक्ष को, आपके हस्बैंड को नोटिस भेजेगा। नोटिस में वो आएंगे और कोर्ट उनसे पूछेगा, उनको लिखित में अपना जवाब देना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने घटना कारित करी, लेकिन जब अप्रोच ये रहेगा कि आप शादी को बचाना चाहते हो, आप उनको सजा नहीं कराना चाहते हो, सजा इस हद तक कराना चाहते हो कि वो ये रियलाइज करें कि उनसे गलती हुई है, तो डेफिनेटली वो इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे और शादी को बचाने के आपके प्रयास में सहयोग करेंगे। क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उससे कोई अपराध हो। वो हमेशा एक सामान्य आदमी, एक समझदार व्यक्ति अपराध से बचना चाहता है, और अगर अनजाने में, गुस्से में, आवेश में कोई गलत कार्य हो ही गया है, मारपीट जैसा, ताने मारने जैसा, क्रूअल्टी जैसा, तो वो उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जब सेक्शन 9 के केस में आपके हस्बैंड अपीयर हों तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि हमारा केस मीडिएशन में भेजा जाए। मीडिएशन में जो हमारे फैमिली कोर्ट हैं, उनके ट्रेंड मीडिएटर्स, समझदार मीडिएटर्स हैं, और वो प्रयास यही करते हैं कि किसी भी तरीके से हस्बैंड वाइफ का घर बस जाए। चूंकि इस समय हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि हम घर बसने का हमारा चांस है, इसलिए वहां पर हमें ये अप्रोच लेना बहुत जरूरी है कि कोर्ट से ही आपका सुलह समझौता हो जाए। कोशिश ये करिएगा कि कोई भी चीज मौखिक ना रहने पाए, क्योंकि मौखिक का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगर आप वर्बल कोई भी कंक्लूजन पर आते हो, वर्बल कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। रिकॉर्ड रखने के लिए लिखित में जरूरी होता है। तो जब हस्बैंड अपीयर हो और वो भी इस तरह का इंक्लिनेशन दिखाएं कि नहीं नहीं, जो हुआ था वो सही नहीं हुआ, इस कारण हो गया था, ये गलती हो गई थी, और वो अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं अगर, और शादी को बचाना चाह रहे हैं, तो एक
कॉम्प्रोमाइज डीड जरूर बनवा लें। वो कॉम्प्रोमाइज डीड उस सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केस में दाखिल करें। पति उसमें कोशिश ये करे कि सारी बातें लिखे कि भाई ऐसी बात जो घटना हुई थी ऐसा नहीं होगा और हम चाहते हैं अपनी शादी को बचाना, आगे से हम कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारी वाइफ हमारे घर में अपने ससुराल में खुश रहे। इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान हमें रखना है कि हम लोगों ने एफआईआर करा दी, हमने सेक्शन 9 का केस भी करा दिया, बट सेक्शन 9 के केस में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और आप चूंकि अपने हस्बैंड का घर छोड़ चुकी हैं या उन्होंने मारपीट कर निकाल दिया है, तो आप अपने फादर पर डिपेंडेंट हैं। अब इस केस में अगर आपको मेंटेनेंस सीख करना है, आपको कुछ गुजारा भत्ता चाहिए, हर्जा चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली जाती है। डिटेल में हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के 2 ही 3 वीडियो बाद वो वीडियो आ जाएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी उस संदर्भ में भी मिल सके। लेकिन आप सेक्शन 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस भी इस सूरत में डाल सकती हैं अगर ज्यादा समय लग रहा है और सुलह समझौता नहीं हो पा रहा है तब। एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसके अलावा हमारे पास अभी घरेलू हिंसा का मुकदमा करने की भी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हर सेक्शंस और हर जो मुकदमा हम कर सकते हैं उसको मैं सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में कवर कर लूंगा जिससे कि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे ना हो। इस सीरीज को आप डेफिनेटली फॉलो करते रहें जिससे कि आपको वो सारे वीडियोस के द्वारा सारी जानकारी हो पाए कि आप कौन कौन सी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं, इस समय हमने वही टॉपिक डिस्कस किया है जिस समय पत्नी को घर छोड़ने के बाद या पति द्वारा निकाले जाने के बाद, प्रताड़ना करने के बाद इस चीज की अपॉर्चुनिटी बची है कि शादी को बचाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सारे टॉपिक्स मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। प्लीज इस सीरीज को फॉलो करते रहें, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज को। तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सारे जवाब ज़रूर देता हूं। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा बच जाता है जो अनआंसर्ड है तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय जो है वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक है। ज़्यादातर कॉल्स मैं खुद ही उठाता हूं, परंतु जब कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है या क्लाइंट्स लाइंड अप होते हैं तो मेरे असिस्टेंट्स कॉल उठाते हैं और आपको एक समय बता देते हैं। जो समय आपको बताते हैं उसी समय आपको कॉल करना होता है। ये प्रोसीजर हमको इसलिए फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमें सबको जवाब देना है, सबको कैटर करना है, सबको जानकारी देनी है। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, जिस कारण इन्फॉर्मेशनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच पाते हैं और वो बेनिफिटेड होते हैं। So I promise to meet you again in the next video. Till then, I'll take your leave. Yours legally, Advocate Gaurav Shukla.